आज हम हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि रघुवीर साहे की बहुत ही चर्चित कविताएं हंसो हंसो जल्दी हंसो और रामदास के बारे में बातचीत करेंगे। ये सबको मालूम ही है कि आधुनिक काल की जो नई कविता की प्रवृत्ति है उसके एक बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं रघुवीर साहे। इनका परिचय विशेष रूप से हमें मिला था दूसरा सप्तक, जिसके संपादक अज्ञेय थे, उसके माध्यम से, और उसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। तो स्पष्ट है कि उसमें 1949 के आसपास तक की कविताएं संकलित की गई थी। उसी में उनका एक वक्तव्य था जिसके माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने लिखने की शुरुआत बच्चन से प्रभावित होकर के की थी। यूं उन पर पंथ, निराला, अज्ञेय, शमशेर आदि का भी प्रभाव रहा है। उन्हीं के अनुसार उन्होंने इसको स्वीकार किया है। ये जो संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसी में ये दोनों कविताएं हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो और रामदास। इससे पूर्व सीढ़ियों पर धूप में 1960 में और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में प्रकाशित हुए थे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसी पर साहे जी की बहुत अधिक कविताएं नहीं हैं, लेकिन इस संग्रह से पूर्व, जैसे मैंने बताया, आत्महत्या के विरुद्ध, उसमें भी एक कविता आती है हंसी। और ये अपने आप में एक विशेष बात है कि हंसी को लेकर के एक इतनी उत्कृष्ट कविता रची जाए जिसके बहुत प्रकार के, बहुत स्तरों पर अर्थ और आशय लिए जा सकते हैं। यूं रघुवीर साहे एक राजनीति बोध के कवि माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त दूसरे भावों की कविताएं वहां नहीं मिलती। प्रेम की मिलती है, सौंदर्य की मिलती है, यहां तक कि बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विषय जिनको हम कभी बहुत महत्व देते भी नहीं है, उन पर भी रघुवीर साहे की बहुत सारी कविताएं मिलती हैं। जैसे रुमाल परी, छोटी सी कविता है, अन्य कविताएं, लेकिन मूल स्वर उनका जो है वो राजनीति का है। और राजनीति में भी विशेष रूप से वे राजनेता जो कि शोषक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उनको केंद्र में रख करके कभी व्यंग के माध्यम से, कभी सीधे सीधे उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। एक बात और शुरू में हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि वो दौर वो था जब काव्य में बिंब धर्मिता की बात बहुत उठ रही थी। नामवर सिंह जी ने एक लेख लिखा था, काव्य बिंब और सपाट बयानी, और सपाट बयानी के खित्ते में डाला था रघुवीर साहे को। ये सपाट बयानी का मतलब ये नहीं कि कविता का अभाव है। सपाट बयानी का मतलब ये है कि जो बात कहनी है वो कहनी है, और इसके पीछे रघुवीर साहे का पत्रकार होना भी जिम्मेदार रहा है। रघुवीर साहे ने स्वयं ये माना है कि पत्रकार और साहित्यकार में विशेष अंतर नहीं होता। पत्रकार वह बताता है या लिखता है जो हो चुका है, और साहित्यकार और कवि वह रचता है जो हो सकता है। यही अंतर है। इसलिए जब रघुवीर साहे की बात आती है तो उनकी पत्रकारिता की भी बात आती है। और ये बड़ी बात है कि पत्रकारिता की शैली और शब्दावली से उन्होंने कविताएं रची। जहाँ तक हंसी की बात है तो खुद रघुवीर साहे ने माना है कि हमारे समय में हंसी भी विविध धर्मी या विविध आशयों वाली हो गई है, वो सीधी नहीं रही। वैसे हम जानते हैं कि जो हंसी है शास्त्रों में अट्ठास आदि के रूप में 8 प्रकार की मानी गई है, लेकिन ये जो हंसी
ये उस समय की है, वो हंसी अपने आप में विशिष्ट है। और हंसी के बारे में मैं उन्हीं के शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कई बार लोगों को हंसते देखा, तरह तरह से हंसते देखा, और यह पाया कि हंसकर ये लोग बहुत कुछ छिपाना चाह रहे हैं। गौर कीजिए, हंसकर ये लोग बहुत कुछ छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी बहुत कुछ कह देती है। और इस हालत में पड़े हुए लोगों की असहायता और अवस्था ने मुझको बहुत बेचैन किया। बेचैन किया, बेचैनी से उपजी हुई कविता स्वयं पाठक को भी बेचैन करती है। जब इस कविता को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे। और ये इससे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता को लेकर के स्वयं रघुवीर साय ने एक बहुत अच्छा पाठ प्रस्तुत किया है। उसके लिए एक पुस्तक है, यथास्थिति नहीं है यथार्थ, यथार्थ यथास्थिति नहीं है। ये संपादित की है सुरेश शर्मा ने। और इसमें लोथार लुत्से, जो कि जर्मन के भारतविद थे या विद्वान थे हिंदी के, उनसे बातचीत की है। और वहाँ पर रघुवीर साय ने बहुत विस्तार से इस कविता को केंद्र में रख करके बातचीत की है। उसको पढ़ लेना चाहिए। ये प्रारंभ में ही मैंने बता दिया। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करके इस संदर्भ में अब बात करते हैं कविता के बारे में। तो कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसकी पहली पंक्ति है, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है। पहली पंक्ति, एक ही पंक्ति अपने आप में बड़ी नाटकीय ढंग से आती है। वैसे रघुवीर साय के यहाँ जब हम बात करते हैं तो कविताओं में नाटकीयता गुण बराबर मिलता है। अब ये जो है, हंसो तुम पर निगाह रखी जाए, हंसो, ये आदेश सूचक शैली है। ये एक बात रघुवीर साय ने कहीं लिखी है कि उनको प्रेरणा जो मिलती है लिखने की, रचने की, वो शिल्प से मिलती है। तो एक तरह का ये हंसी भी शिल्प है। और पहले वाक्य में जो ये आदेश मूलक शब्द है कि हंसो, फिर वो बात कर रहे हैं तुम पर निगाह रखी जा रही है। इसके बारे में भी मैं बता दूं पहले ही कि उनका कहना है कि यह अंश उस आदेश को, हंसो नाम के आदेश की सारी अर्थवत्ता को, उसके पीछे छिपी हुई जो बातें हैं उनको संकेत रूप में पहले ही बता देता है। ये रघुवीर साय ने बोला है। यानी एक ही वाक्य में हंसो लेकिन तुम पर निगाह रखी जा रही है। जब तुम पर निगाह रखी जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है कि आप सामान्य रूप से नहीं हंस सकते, आप सहज हंसी नहीं हंस सकते। तुम पर निगाह है, सोच समझ के करो। तो हंसो, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी। देखिए, इसमें एक आत्मव्यंग आ गया। हंसो लेकिन अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट। हंसी, जैसे बताया शुरू में, विविध आयामी है। अगर आपने आत्मव्यंग की शैली में अपने ऊपर हंसा तो आप कब हंसेंगे? जब उसके व्यंग तो तभी होता है जब भीतर कुछ बेचैनी, कुछ कड़वाहट होती है। अगर इसका पता चल गया कि कड़वाहट, तो वो कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो। अब ये मूलतः लगता है जैसे कुछ चालाकी सिखाई जा रही है, लेकिन ये चालाकी नहीं, समझ है। जब ऐसा परिवेश हो, क्रूर परिवेश हो, जहां बोलने ना दिया जा रहा हो, जहां आप पर निगाह रखी हुई, यानी आपके हंसने पर भी निगाह रखी जा रही है कि कहीं आप उस शोषक या सत्ताधारी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में वो कहते, ऐसे हंसो की बहुत
खुश न मालूम हो। वो कोई नहीं चाहता कि आप खुश नजर आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी खुशी के पीछे आपके दाव पेच छिपे हों? क्योंकि शोषक का एक मूल्य होता है कि आपको बस जीवित रखने तो रखा जाए, लेकिन आप इतने समर्थ ना हो जाए कि आप सामने आके मुकाबला करना शुरू कर दें। लेकिन खुद ही कवि ने अगली पंक्ति में स्पष्ट किया है, ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। ये शर्म में शामिल हो, यानी एक मूल्य समाज में यह बना दिया जाता है कि ऐसे हंसो, वैसे हंसो, ऐसे करोगे तो ये आप सामूहिक जो शर्म है उसके मूल्य को तोड़ रहे हैं। यानी आपको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। आप कुछ बंधनों में बंधकर ही अपने हाव भाव भी व्यक्त करो। एक ऐसे समाज के का चित्रण है ये। इसके पीछे रघुवीर साहब ने कहा कि लोग सोचते हैं कि मैंने हंसी की बात कर रहा हूँ। ये स्वयं साहित्य ने कहा इस कविता के संदर्भ में, लेकिन मैं मूलतः लोगों की बात कर रहा हूँ। कितने प्रकार के लोग हैं, जो लोग कुछ को एक तरह से लोगों का चित्रण भी कर रहे हैं, शासक वर्ग का चित्रण भी कर रहे हैं, और साथ ही लोगों को एक समझदारी भी दे रहे हैं कि आप कहें लेकिन कैसे कहें, हंसे लेकिन कैसे हंसे। ऐसा ना हो कि आप हंसे और आप ही को मार दिया जाए। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। ये बहुत बड़ी बात है। हंसो लेकिन ये मत जानने दो, यानी एक अस्पष्टता रखो। ये पत्रकारिता में बहुत सिखाई जाती है कि बात कहो, लेकिन ऐसे कहो कि आप पर अवमानना का मुकदमा ना चल जाए। बात तो कहो, लेकिन इतना संभल के, इस शैली में, इस तरीके से कहो कि आप पकड़े ना जाए। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो। बस यही मानने दो कि तुम एक हारे हुए इंसान हो और अपनी तरह की अपनी हंसी हंस रहे हो। तुम दूसरों पर नहीं हंस रहे हो, तुम समर्थ और सशक्त लोगों पर नहीं हंस रहे हो, तुम अधिकार संपन्न लोगों पर नहीं हंस रहे हो। जब एक अपनापे की हंसी हंसते हो जैसे सब हंसते हैं बोलने की बजाय। ये पंक्ति गौर करने लायक है, जैसे सब हंसते हैं। लोकतंत्र में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सब हंस तो रहे हैं लेकिन उसका स्वर प्रतिवादी नहीं है, बचाव का है, तो क्या किया जाए? होना तो ये चाहिए कि बोलने की बजाय बोलना आना चाहिए। अब व्यक्ति पर जो अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंकुश ना लगे, आप कह सकें। इस पर जैसे मैंने कहा था, लोथार लुत्से से बात करते हुए इस कविता में कुछ कहा गया है। तो रघुवीर साहब ने इन पंक्तियों के संबंध में ये कहा है, एक बहुत बड़े समाज की तस्वीर मेरे दिमाग में आती है कि जहां लोग कमजोर, कायर, साथ में चालाक हैं, और वे यानी सत्ताधारी ऐसी कोई हंसी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि एक स्वतंत्र आदमी की हंसी हो। यानी कि ऐसा एक परिवेश, वातावरण बना दिया गया है। लग ये रहा है कि कवि हंसने से मना कर रहा है, लेकिन अंदर छुपी बात वो है, वो व्यंग कर रहा है और ये कहना चाह रहा है कि भाई अपने आप को संभालते हुए हंसो, और ऐसे वातावरण में जिसमें आप जी रहे हैं, जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उससे कैसे मुकाबला करना है इसको समझो।
जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। ये जो गोल गुंबद है ये लोकसभा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वयं कवि ने ही लिखा है। मैं पढ़ देता हूं। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, ये उन्हीं के शब्द हैं, साहिर जी के। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो। तो यह पंक्ति बिल्कुल ठीक उस जगह की उपज है जहां पर मैं उस ऊंचे गोल गुंबद को देखता हूं और अपने अंदर दिल में मुझसे जो मैं कह रहा हूं उसको सुनता हूं और फिर एकाएक पाता हूं कि अगर मैं अपने से बोल सकता हूं तो उतनी ही देर तक बोल सकता हूं जितनी देर तक नीचे बहुत जोरों से शोर हो रहा है और लोग हंस रहे हैं किसी बात पर। यह सबने प्रेस लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठे हुए व्यक्ति का अनुभव है। और बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र में जो हमारी लोकसभा में जो हो रहा है नुमाइंदों के माध्यम से, वो क्या है। वहां पर भी तो अपने आप से तुम तभी बोल सकते हो, बातचीत कर सकते हो जब वहां शोर मच रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई बात सुन नहीं पाएगा। चुप्पी में तो सब सुन लेंगे, तुम्हारी हरकत को देख लेंगे। इसलिए सावधान। चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। देखिए, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद में जुर्म में फंसे। अब यहां पर नाटक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही वो चुप होने लगेंगे तो तुम हंसो। जैसे लोग नाटक में सत्ताधारी लोगों को सुन करके तालियां बजाते हैं। तालियां नहीं बजाओगे तो फंसे। तो यहां हंसने का ये रूप है। वो हंसना स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है, वो उसको खुश करने के लिए। अन्यथा चुप हो गए तो लगेगा कि तुम प्रतिवाद कर रहे हो और तुम फंस जाओगे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। यानी हंसना है तो तुमको ऐसे हंसना है कि तुम अपने आप को बचा ले जाओ। ये जिसको संबोधित है उससे ज्यादा अपने समय की क्रूरता को सामने लाने वाली पंक्तियां हैं। हंसो पर चुटकुलों से बचो। चुटकुलों से भी बचो। क्यों? उनमें शब्द हैं। अगर उनमें ऐसे शब्द आ गए जो दूसरों को, यानी उन लोगों को जिनके पास सत्ता है, उनको आहत करने वाले हुए, तो फिर आपका क्या हश्र होगा ये आप सोच लीजिए। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। यानी रूढ़ी से ग्रस्त शब्दावली है। माने बदल चुके हैं, समाज बदल चुका है, बोध बदल चुका है, लेकिन हमारे बहुत सारा शासक वर्ग उन्हीं में जुड़ा हुआ है, उन्हीं से चिपका हुआ है, उन अंधविश्वासों से, उन्हीं बातों से जिनकी आज उतनी सार्थकता या प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन हो सकता वो उनके इस प्रकार के औजार हों जिनसे भोली जनता को बहका करके वो अपनी पद को बनाए रखना चाहते हो। अगर आपने चुटकुलों में ऐसे संदर्भों पर, ऐसे बातों पर
कुछ कह दिया तो वो भी आपके लिए घातक हो सकते हैं। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहे। अब तो जमाना ये है कि आप हंसो, बात बात पे हंसो, और इस तरह से हंसो कि जो आप कहना चाहते हो वो बेमतलब लगे। बेमतलब होगा तो कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार। बहुत ही मार्मिक, पीड़ादायी पंक्तियां हैं कि गरीब को पिट रहा है गरीब। उस वक्त ना आपके मन में प्रतिवाद आए, ना आपके मन में उसकी सहायता करना आए, बल्कि आप हंसे, बल्कि आप जो पीट रहा है उसके पक्ष में मानो आप हंस रहे हैं। आहा, कितना बड़ा काम हो रहा है। बहुत ही वेदनामयी और पीड़ित कर देने वाली, बेचैन करने वाली पंक्तियां हैं ये। और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो। अनिवार्य, उनकी तरफ से कहा गया कि अनिवार्य तुम्हारा ऐसे मौके पर हंसना जब हम गरीबों को पीट रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर है तो आपके सारे हाव भावों को वो नियंत्रित करते हैं। जहां कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। और भी ज्यादा मार्मिक, और भी ज्यादा पीड़ादायी बात देखिए, स्वयं गरीब पिट करके हंस रहा है। वो कहते हैं ना मुहावरा कि वो पीटता भी है और आहा करने की भी इजाजत नहीं देता। यानी आप कह नहीं सकते कि मैं पिट रहा हूं। आप ना एफआईआर कर सकते हैं, ना आप प्रतिवाद में शोर मचा सकते हैं, बल्कि वो खुश तब होगा, संतुष्ट, जब आप पिटते हुए भी हंसे। हंसो, जल्दी हंसो, इससे पहले कि वह चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीची किए, उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। यहां हंसी आपके बचाव में है। जल्दी जल्दी हंसो, इससे पहले कि वो चले जाएं, क्योंकि उनको आश्वस्त करो कि तुम कल भी हंसे थे, तुम हमेशा हंसते हो, तुम दुखी नहीं हो। वो लाख तुम पर शोषण की मार करे, वो लाख तुम्हारी अभिव्यक्ति को कुंठित कर दे, वो लाख तुम्हें वेदना दे, लेकिन उनको यही लगे कि तुम हंस रहे हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति कुछ नहीं है। ये इतना भयानक और क्रूर समाज का चित्रण है, जिसमें ऊपर से लग रहा है कि कवि एक समझदार व्यक्ति को एक बचे रहने की समझदारी बता रहा है, लेकिन अंततः ये कविता उन लोगों को तैयार करने के लिए है कि देखो तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम भीतर से कायर हो, तुम भीतर से निष्क्रिय हो, तुम ऐसी सत्ता के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हो, तुम अपने आप को बचाए रखना चाहते हो। नहीं, इसका प्रतिवाद करना चाहिए, इन चीजों के सामने खड़ा होना चाहिए। ये है कुल मिलाकर के ये कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो। दूसरी कविता है रामदास। देखिए, रामदास एक काल्पनिक पात्र कहा गया है, सामान्य आदमी का प्रतीक है। ये भी एक संवेदनशील समाज में रहने वाला चरित्र है, और इस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। कुल मिलाकर के आप कविता पढ़ने के बाद देखें कि व्यक्ति की हत्या नहीं है, वस्तुतः ये लोकतंत्र और न्याय की हत्या है, हमारी सोच की हत्या है। ये ऐसा समय था जब कथा शैली में चरित्र के माध्यम से बात कही गई। बाद में तो
और भी कवि आए जिन्होंने इस प्रकार की कविताएं लिखी, जैसे रामदास मिश्र की लोक राम, विष्णु नागर की दया राम, अरुण कमल की कल्याणी, और स्वयं मेरी देवी रमेश की राम सिंह, और सलमा चाची, राजेश जोशी की सलीम, ऐसे बहुत से कवियों ने लिखी। ये भी एक अपने आप में उस समय की विशेष प्रवृत्ति है। रामदास कविता भी बहुत चर्चित है और उस पर बहुत से आलोचकों ने भी लिखा है। और जैसे मैंने बताया कि ये वस्तुतः एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संवेदनहीन समाज में रह रहे व्यक्ति की हत्या है, और अंततः ये हमारी सोच और लोकतंत्र और न्याय की हत्या है। यहाँ पर भी देखेंगे कि प्राय जो समूह है वो हत्या हो रहे आदमी के को तमाशबीनों की तरह देखती रह जाती है, प्रतिवाद नहीं करती, और हत्यारा पतली गली से आता है और पतली गली से निकल जाता है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। विडंबना यह है कि उसे बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी, और अंत में आते आते उसकी हत्या होती है। ये बड़ी बात है। कैसे समाज में जी रहे हैं। यह मैं बता दूं कि इन संग्रह की कविताओं को लेकर के एक भ्रम का निवारण किया था रघुवीर साहे जी ने, कि इन कविताओं को जो आपातकाल था उससे कोई लेना देना नहीं है, और उससे हट करके है, यानी कि एक तरह से भविष्य दृष्टा के रूप में ये कविता लिखी गई थी रघुवीर साहे के द्वारा। ये खुद रघुवीर साहे ने माना है। वो ये भी मानते हैं कि राजनीति के बिना कविता होती नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना ये कोई उचित बात नहीं है या कोई जरूरी नहीं है। बहरहाल चित्र है। पहले तो चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। मृत्यु सबसे बड़े रहस्य माना गया है हमारे उपनिषदों में, लेकिन यहाँ तो पता है कि मेरी मृत्यु उस दिन होगी, समय पास आ गया है और इसलिए उदास है। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्ते, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। समूह का चरित्र देखिए कि वो अकेला है। वैसे नई कविता के दौर में बार बार कहा गया भीड़ में भी अकेला। अब तो ये भी होता भीड़ मार हत्यारी बन जाती है कभी कभी, लेकिन यहाँ तो भीड़ तमाशबीन है, निहत्ती दिख रही है, कुछ कर यानी कि जबान से भी निहत्ती है, प्रतिरोध ही नहीं कर रही है, और जान रही है कि सभी जानते थे उस दिन उसकी हत्या होगी, और वो सड़क पर फिर भी अकेला है, उसको अकेला छोड़ दिया गया है। ताकतवर के सामने समूह भी निहत्ता और असहाय है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आया, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। उसको पता था ये पेट पर हाथ रखना क्या है, अपने आप को बचाना, क्योंकि कविता में बाद में स्पष्ट होगा चाकू मारा जाता है, चाकू पर प्राय पेट में मारा जाता है। वो अपने आप को बेचारा बचाने की किस तरह बच जाऊं कोशिश में है, लेकिन सधे कदम रख करके आया। विडंबना देखिए, अपनी हत्या करवाना भी उसकी मजबूरी है। लोग सिमट कर आंख गड़ाए, और लोग सिमटे हुए और आंख गड़ाए हुए तमाशबीनों की तरह से, और पता है कि तय है इसकी हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा। नाटकीयता देखिए, चित्र देखिए, नाटक। ये बिंब धर्मी कविता नहीं है, लेकिन दृश्य सामने आते हैं। जैसे दृश्य विधा है, नाटक विधा सबसे अच्छी है,
नाटक वैसे तो कहा गया है, त्रिलोचन आदि कवियों ने कहा है कि फ्री वर्स कविता की सबसे बड़ी जो खूबी है वह उसकी नाटकीयता है। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा। भाषा में देखिए बिल्कुल सामान्य लोक से उठाई हुई भाषा। छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। ये समाज है, क्रूरता की हद देखिए। यानी बेशर्मी भी देखिए, ये भी एक मूल्य है कि मैंने कहा था हत्या करूंगा और मैंने हत्या की। ये उसके लिए गर्व की बात है, पछतावे की बात नहीं है। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। आप गजब की बात देखिए कि वो भीड़ ठेल के आराम से चला गया, भीड़ ठेल कर, यानी भीड़ में से निकल गया। और भीड़ है कि जैसे उसका उस लेन देन है ही नहीं, निष्क्रिय। कैसा लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक प्रकार से सोच की हत्या हो रही है। और इस पर विडंबना यह है, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। जिन्हें थोड़ा संशय था, नहीं भाई ऐसे कोई सरेआम थोड़ी हत्या कर सकता है, उनको बुलाया, देखो हत्या हो गई। हम कैसे समाज में, कैसे मूल्यों में जी रहे हैं, ये इस कविता के माध्यम से बखूबी सामने आता है। दहशत क्या चीज होती है, दहशत का चरित्र क्या होता है, और निष्क्रियता क्या होती है। समूह एक भीड़ बनकर, भीड़ का कैरेक्टर क्या होता है जब समूह केवल भीड़ रह जाती है, तमाशबीन रह जाती है। उसका अद्भुत चित्रण इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। यही है रामदास।